भारतीय न्यायपालिका के उस पहलू की जिसने अक्सर में देश को सबसे पवित्र संस्थान कहा जाता है, लेकिन जिसके बारे में सवाल उठते रहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं वो वाकई संविधान के रखवाले हैं या फिर यह व्यवस्था खानदानी जागीर बन गई है। क्या जजों के परिवार के सदस्य बार बार न्यायपालिका को चुनावी साबित करते हैं? क्या कॉलेजियम व्यवस्था लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है? आइए तथ्यों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था ये जो है वो संविधान के बाहर का क्लोज्ड सर्कल है। कैसे? भारत में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो दुनिया में सबसे अनोखी है। 1993 के 3 न्यायाधीश मामले, जिसमें सेकेंड केस जजमेंट केस था, उसके फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही तय किया कि जजों की नियुक्ति का अधिकार उसके पास होगा। इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट 5 वरिष्ठ जज मिलकर तय करते हैं कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में किससे नियुक्त किया जाए। समस्या कहाँ है, सबसे पहले इसे देखते हैं। तो संविधान के विरोधाभास यहाँ पे सबसे पहले ये निकल के आता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में राष्ट्रपति, जो केंद्र सरकार के साथ रहते हैं, को जज नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से न्यायपालिका के हाथ में दे दिया। यानी जज खुद चुनते हैं, जैसे कोई प्राइवेट क्लब है। इस तरीके से पारदर्शिता का अभाव किस तरीके से मिलता है? देखिएगा कि कॉलेजियम की व्यवस्था का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ना ही यह सार्वजनिक होता है कि किस उम्मीदवार को क्यों चुना गया और क्यों उसको खारिज किया गया। 2015 में आरटीआई एक्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यह कहकर के न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज, जो 34 जजें हैं, उन्होंने 11 जज ऐसे चुन के दिए जिनके परिवार में पहले से ही कोई जज रहा हो। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रह चुके थे। 2018 में तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में खुलासा किया कि कॉलेजियम व्यवस्था में 43% नाम ऐसे हैं जो पहले से ही किसी परिवार से रिलेटेड हैं, जिनके सगे संबंधी कोई ना कोई उस न्यायपालिका की व्यवस्था में रहा है। एनजेसी का विवाद क्यों बढ़ा? तो सरकार और न्यायपालिका के बीच में इस विवाद का कारण ये था कि 2014 में केंद्र सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, जिसमें जजों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रस्ताव था, जिसने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विपक्ष के सदस्य शामिल होने की बात कही गई। लेकिन लक्ष्य था इसमें कि नियुक्तियों को पारदर्शिता बनाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2015 में एनजेसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस पर रिएक्शन क्या है? तो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल जो रोहतगी थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संप्रभुता को चुनौती दी है। विधि आयोग की बात करें तो 2008 की रिपोर्ट में कहा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था असफल रही, यह न तो पारदर्शी है न ही जवाबदेही। अब इस पे सवाल उठते हैं, जो बहुत से लोग इस पे उठाते हैं कि अगर एनजेएसी असंवैधानिक था तो कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान आधार क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? किस तरीके से जजों की नियुक्ति की जाती है और वो कहाँ पे लिखा हुआ है? न्यायिक नियुक्तियों में भाई भतीजावाद भी बहुत ज़्यादा चलता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जस्टिस जो हरदेश दवे थे, 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने। उनके पिता जस्टिस वीरेंद्र दवे भी इलाहाबाद में हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें जज रहे। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जज, उनके पति जस्टिस अशोक बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व सीजेआई है। जस्टिस वी नागरत्न की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजेआई बनने की रेस में उनके पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया भी सुप्रीम कोर्ट में के जज थे। तो ये कड़ी कुछ इस तरीके से चलती आती है कि जिसका बाप, पति या फिर बेटा अगर जज बन सकता है तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। भारत के 25 हाई कोर्ट्स में 2023 तक लगभग 33% जज ऐसे थे जिनके परिवार में कोई ना कोई न्यायिक पृष्ठभूमि से रहा ही है, जिसका बैकग्राउंड ये रहा ही है। अब बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की। तो 32 साल बाद भी ये इंतजार आज भी उनके लिए एक सपना जैसा है। 1990 में कश्मीर के 4 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, हजारों की हत्या हुई,
महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लेकिन आज तक एक भी दोषी को सजा नहीं हुई। अगर हुई है तो आपको पता होगा क्या हुआ है उसमें। 2009 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 215 केस दर्ज किए, जिनमें से 208 बंद कर दिए गए सबूतों के अभाव में, कि सबूत कम है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों को याचिका की विलंबित कहकर खारिज कर दिया। सोच के देखिएगा, सवाल उठते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है तो क्यों नहीं दिखता उसका कर्तव्य, क्यों वो न्याय नहीं दिला पाता हर एक व्यक्ति को उस समानता के आधार पर जिसमें वो कहता है कि मैं सबके लिए समान न्याय दिलाता हूं। न्याय की पारदर्शिता पर हमेशा सवाल उठते हैं। संपत्ति का खुलासा न करना, जैसे आप देखिएगा कि आरटीआई एक्ट के तहत जजों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है। भाई क्यों, ऐसा क्यों? 2019 में केवल 40% जजों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया। यौन उत्पीड़न मामले की अगर बात करें तो 2019 में सीजीआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। जांच कमेटी में उनके ही सहयोगी जज थे और मामला बंद कमरे में निपटा दिया गया। समाधान क्या हो सकता है इसका? तो एनजेएसी जैसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करना, लेकिन इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, सिविल सोसाइटी का संतुलन प्रतिनिधित्व भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए। नियुक्तियों में पारदर्शिता हमेशा होनी चाहिए। सार्वजनिक विज्ञापन, उम्मीदवारों की प्रोफाइल और चयन प्रक्रिया का लाइव स्ट्रीमिंग हो, क्योंकि वो देश के लिए न्याय करने वाली व्यवस्था का एक भाग बनने जा रहे हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और फिर जजों की जवाबदेही भी हो। एक स्वतंत्र इंस्पेक्शन बॉडी बनाना जो जजों के आचरण की जांच करे, एक्चुअल में उनका व्यवहार पहले कैसा था। अगर वैश्विक उदाहरण की बात करें तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों के नामांकन पर सीनेट की सार्वजनिक सुनवाई होती है। ब्रिटेन में जजों की नियुक्ति एक स्वतंत्र कमीशन करता है। इस चीज़ों से जब हमने इतना सब कुछ देख लिया तो उससे हमें एक समराइज क्या मिलता है? उससे मिलता है कि लोकतंत्र में किसी की कोई जो लोकतंत्र है वो कोई जागीर नहीं है किसी की। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मास्टर ऑफ रोस्टर केस में कहा था कि न्यायपालिका संविधान की सेवक है, स्वामी नहीं है। लेकिन जब तक कॉलेजियम जैसी व्यवस्था रहेंगी तब तक आम नागरिक का भरोसा नहीं जीता जा सकता, क्योंकि जज अगर यही तय करेंगे कि आगे जज बनेगा वो कौन बनेगा, तो यहाँ पे स्वतंत्रता रही कहाँ। साथ ही लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर संस्था अपनी सीमाओं में रहकर काम करे। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बताएं कि क्या आप सीख सकते हैं। धन्यवाद।